अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बातें नहीं कीजिएगा ताकि शोर नहीं हो, थोड़ी सी वॉइस इशू है। लेकिन जैसे जैसे मैं इंशाल्लाह बोलना शुरू करूंगा तो आधे घंटे में इंशाल्लाह आवाज सेट हो जाएगी। अच्छा, ये स्क्रीन पे नाजरीन आप देख रहे हैं डेट, बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट चैप्टर ऑलमोस्ट वी हैव डन। इसमें मेजर इशू एक तो बैड डेट्स और दूसरा डाउटफुल डेट। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउड फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, अगर डाउटफुल कम हो जाए तो अलाउड फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पिछला राइट ऑफ किया हुआ पैसा मिल जाए, कैश डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। कल वो सारी बातें बता दी थी, कल एजिंग भी पढ़ा दी थी। कल हम लोगों ने अली इंटरप्राइज का सवाल सॉल्व किया था। उससे पहले मैंने पूरा गो थ्रू किया था कल की क्लास में, जो हमने पिछली 2 क्लास में पढ़ा था। पूरा गो थ्रू करने के बाद फिर ये अली इंटरप्राइज का सवाल अटेम्प्ट किया था। इस पर एक्स्ट्रा मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करवा दी थी जो रिक्वायर्ड नहीं थी। फिर एजिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, एजिंग का एक सवाल करवाया था और एक होमवर्क दिया था। ये कल का काम था सारा। फाइल में बना चुका हूँ, फाइल स्क्रीन पे मेरे पास मौजूद है इस वक्त। अभी ये पीडीएफ मैंने कन्वर्ट कर दी थी, ये आप देख सकते हैं। 7 पेज की पीडीएफ है। ये मैं शेयर करना भूल गया था, ये ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे पास आज टारगेट तो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, आखिरी चैप्टर है पार्ट बी का। और हकीकत में ये पार्ट सी की शुरुआत है। फाइनल अकाउंट का पहला स्टेप होता है एडजस्टमेंट, और ये अप्रूवल्स और प्री पेमेंट्स एडजस्टमेंट है। कल मैं इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट तो आज ही हो रहे, लेकिन आज एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट देखिए, कल फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट भी होंगी और फाइनल अकाउंट भी होगा इंशाल्लाह। तो कल की क्लास में एक पॉइंट जो मुझे आपको बताना है वो ये है, देखिए सम टाइम वो आपसे पूछता है रिसीवेबल क्या होगा आपका, यानी कि आपका एक होता है ग्रॉस रिसीवेबल और एक होता है नेट रिसीवेबल। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये रिक्वायर्ड नहीं है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास अगर इसकी मैं बात करूं तो 2 ईयर है। एक मेरा ईयर का एंड हुआ था 2013 और एक एंड हुआ था 2014। एम आई राइट? अच्छा, मैं अगर दिसंबर 31 2013 की बात कर रहा हूं या दिसंबर 31 2014 की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास जो अकाउंट रिसीवेबल है ना, एक होता है ग्रॉस। तो जो ग्रॉस आ रहा है ना, ग्रॉस वो होता है जो रिसीवेबल के लेजर में आता है। आयशा रिसीवेबल का क्लोजिंग दिसंबर 31 2013 को कितना है? 780,000। मेमन भाई 2014 में कितना है? 2014 के दिसंबर 31 पे 10 लाख। इसको कहते हैं ग्रॉस। इसमें से जो अलाउंस होता है ना, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, उसको माइनस करते हैं। क्या करते हैं? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वी हैव टू डिडक्ट। तो कितना अलाउंस पहले ईयर के एंड पे था? 23,400। उसको क्या करते हैं? माइनस, क्योंकि ये तो डाउटफुल है। शाहनवाज भाई, दूसरे ईयर एंड पे कितना डाउटफुल है? 30,900। जो आपके क्लोजिंग बैलेंस होते हैं ना, आई मीन टू से दिस, और उसमें से माइनस किया ये, और दिस उसमें से माइनस किया ये। क्लोजिंग रिसीवेबल में से क्लोजिंग प्रोविजन माइनस होता है। और नॉर्मली हम प्रोविजन या अलाउंस जिसको कहते हैं
वो क्लोजिंग रिसीवेबल पे परसेंटेज लगा के कैलकुलेट करते हैं, तो कल तो डायरेक्ट दिए हुए थे, तो क्लोजिंग रिसीवेबल पे जो परसेंटेज लगाते हैं उतना परसेंट डाउटफुल है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे तो वहाँ इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये इस तरीके से नेट होके जाएगा, यानी इसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल का नेट। क्या बोलते हैं? एक होता है ग्रॉस, जिसमें आपका अलाउंस भी शामिल है। ग्रॉस में से क्या माइनस करते हैं? अलाउंस। तो आपके पास नेट आ जाता है। कितना नेट आ गया आपके पास? 756,000। और यहाँ कितना आ गया? 990,000। ओके, इज दैट क्लियर? ये एक छोटी सी बात थी जो मेरे जहन में चल रही थी कि ये भी आपको बता दूं, और मैं एक काम करूंगा, पीडीएफ दोबारा कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे मैंने शेयर नहीं किया ग्रुप पे, उसको अपडेट कर दूंगा, ओवरराइड कर दूंगा, ताकि ये चीजें भी उसमें ऐड हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये ग्रॉस और नेट बेसिकली ग्रॉस रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट रिसीवेबल आता है। जितना डाउट है वो लेस होके जाएगा। इज दैट क्लियर? जी शाहनवाज, बाकी सबको क्लियर है? रिसीवेबल पे जितना आपने अलाउंस बनाया है, 10 लाख का रिसीवेबल, 10% अलाउंस 1 लाख रुपए, तो 10 लाख में से 1 लाख क्या करोगे? कितना शो करोगे? 10 लाख ग्रॉस, 1 लाख प्रोविजन, 9 लाख नेट। वेरी गुड। तो ये छोटी सी बात मेरे जहन में चल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं। अब हम जा रहे हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, और हमारा आज का लेक्चर है एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। बेसिकली ये एडजस्टमेंट है। कल से हम अपने सिलेबस के किस पार्ट की तरफ जाएंगे? पार्ट सी है, फाइनल अकाउंट। बेसिकली उस पार्ट में हमें फाइनल अकाउंट का पहला जो स्टेप होता है वो एडजस्टमेंट होती है। यानी जब आप फाइनल अकाउंट के प्रोसेस में जाते हैं तो पहला स्टेप आप क्या लेते हैं? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट की पहली सीढ़ी है। अच्छा, हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट पढ़ भी ली, लेकिन आपको खबर भी नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर आपको याद हो एक सवाल में लिखा हुआ था एडजस्टिंग एंट्री। जो सवाल मैंने होमवर्क किया ना, देखिए ये रहा, इसमें रिक्वायर्ड था, नीचे देखिए ये प्रीपेयर एडजस्टिंग एंट्री। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या है? बैंक टैक्स एक्सपेंस डेबिट अलाउ फॉर डाउटफुल डेट। ये भी एक एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये भी हम साल के एंड में करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कुछ लोग बोलते हैं अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी एडजस्टमेंट है। इन्वेंट्री में बताया था एनआरवी और कॉस्ट, उन दोनों में से किस पे जाते हैं? लोअर हो, जो लोअर हो, ये भी एक एडजस्टमेंट है। इसका मतलब है वो एडजस्टमेंट थी इन्वेंट्री की, एक एडजस्टमेंट थी नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन, एक एडजस्टमेंट थी अकाउंट रिसीवेबल की बैड डेट्स। तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है आप चीजों को सही रखें, चीजों को एडजस्ट करें। हम साल के दौरान बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड तो कर देते, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट कब परफॉर्म करते? साल के आखिर में, एंड में। अब इसमें दो एडजस्टमेंट हमने बहुत ज्यादा फोकस करनी है, बाकी एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके। कल जब मैं फाइनल अकाउंट का इंशाल्लाह सवाल आपको करवाऊंगा, उस पे आप देखेंगे कि 5-6 एडजस्टमेंट होती है, उसमें 5 से 6 एडजस्टमेंट होती है। अच्छा, उसमें एक एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की होगी, एक एडजस्टमेंट बैड डेट्स की होगी, एक एडजस्टमेंट इन्वेंट्री की होगी, एक एडजस्टमेंट प्रीपेड की होगी, एक एडजस्टमेंट एक्रूवल की होगी। तो ये एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स, they are two, right? How many adjustments are there? Two, right? Number one is accrual and number two is prepaid या prepayment. अच्छा, मैं स्टार्ट लेता हूँ यहाँ पे प्रीपेमेंट से। एक्रूवल मेरी आदत है, मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं क्या डिस्कस करूंगा जी? प्रीपेड, ठीक।
एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। अच्छा भाई, ये मैंने अभी कहा था आप लोग शोर नहीं कीजिएगा, प्लीज बी साइलेंट। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, तो मैं स्टार्ट लूंगा प्री पेमेंट से, और बहुत ही एहतियात से आपने समझना है। मैं जिस तरीके से बताऊं पहले आपने समझना है। मैं आपको कॉपी करने का टाइम दे दूं शायद, तो आप कॉपी कर लीजिएगा। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए, प्री पेमेंट बेसिकली पहले से पे करना, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा और उस एग्जांपल से इंशाल्लाह हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सपोज करें एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, और एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बी। अच्छा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक शॉप रेंट पे ली। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक शॉप रेंट पे ली। सवाल बड़ा आसान बनाऊंगा, वैल्यूज सिराते मुस्तकीम रखूंगा ताकि बात को समझाने और समझने में आसानी हो। 10,000 रुपए पर मंथ उसका रेंट है। कितना रेंट है? 10,000 रुपए पर मंथ। अच्छा, ये वाकया है नवंबर की पहली तारीख 2020। नवंबर की पहली तारीख 2020 मिस्टर ए ने मिस्टर बी से शॉप रेंट पे ली ₹10,000 पर मंथ। मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा कि ए भाई, आपने 6 महीने का एडवांस दे दे। कितने महीने का? अच्छा, अगर आपके पास 10,000 रुपए हो महीना तो बनता है 1,20,000 रुपए सालाना। तो 6 महीने का कितना बनेगा? 60,000 रुपए। तो मिस्टर ए ने 60,000 रुपए निकाले कैश और मिस्टर बी को दे दिया। मिस्टर ए अपनी बुक में जवेरिया क्या डबल एंट्री बनाएगा? मिस्टर ए ने पे किया प्रीपेड एंड डेबिट। किसी और के ध्यान में कोई और एंट्री तो नहीं आ रही? नहीं जी, आप क्या कह रही है? बोले रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, इन्होंने कहा रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, बाकी क्लास ने कहा प्रीपेड एंड डेबिट कैश क्रेडिट, बोथ आर एक्सेप्टेबल, कुल्लू जायज। कुछ लोग समझते सर ये कैसे हो सकता है कि अभी तो एडवांस दिया है और आपने डायरेक्ट इसको क्या रिकॉर्ड कर दिया? कोई मसला नहीं है, बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही तरीके से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमारे पास नवंबर की पहली तारीख और 2020 हम मिस्टर ए की बुक में है। तो पहले मैं वो लिख रहा हूं जो बाकी स्टूडेंट कह रहे थे, प्रीपेड एंड डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना रेंट दिया उसने? 60,000 रुपए पर मंथ। रेंट कितना था? 6 महीने का कितना हो गया? 60,000 रुपए। प्रीपेड की नेचर है एसेट, हाजा एसेट, हाजा एसेट। अब यहाँ पे किसी ने कहा प्रीपेड एंड डेबिट कैश क्रेडिट, मिस्टर ए की बुक में एंट्री बना रहे। अगर अकाउंटेंट ये थी मिस्टर ए की, तो इन्होंने क्या एंट्री बना दी? रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, दोनों एक्सेप्टेबल होती है और उसकी लॉजिक में भी आपको बताता हूं। 60,000 रुपए। अच्छा, आप लोगों ने प्रीपेड को इनिशियली रिकॉग्नाइज किया एज एन एसेट, इन्होंने प्रीपेड को इनिशियली रिकॉग्नाइज किया एज एन एक्सपेंस। ये वाली ट्रीटमेंट कहलाती है प्रीपेड इनिशियली रिकॉग्नाइज एज एन एसेट, और ये वाली ट्रीटमेंट कहलाती है प्रीपेड इनिशियली रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस। एक अकाउंटेंट कहता है इनिशियली उसको एसेट
दूसरी अकाउंटेंट कहती है इनिशियली उसको एक्सपेंस। कुल्लू जायज, मसला नहीं है। अब इधर देखिएगा, ये भी प्रीपेड और ये भी प्रीपेड। ये हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, किसकी? प्रीपेड की। किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की? प्रीपेड की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीपेड इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। हम कौन से मिस्टर की बुक पे मौजूद है? मिस्टर ए। सही है। ए ने पे किया, कैश क्रेडिट हुआ, इसमें दो राय नहीं हो सकती, कैश तो क्रेडिट हो रहा है। डेबिट के लिए कितने ऑप्शन थे? दो। वजह क्या है? दोनों ऑप्शन क्यों एक्सेप्टेबल थे? देखिए, अब नवंबर के बाद दिसंबर, नवंबर भी गुजर गया, दिसंबर भी गुजर गया, कितने महीने गुजर गए? 2 महीने बाद सपोज करें इन साहब का ईयर एंड आ गया। क्या आ गया? दिसंबर 31, 2020 ईयर एंड। क्या आ गया? ईयर एंड पे इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी है, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब दो चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, अगले पेज पे फिर दोबारा आऊंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये अब कल से बहुत ज्यादा काम आएंगी आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, एनुअल रिपोर्ट, सब एक ही बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 2 रिपोर्ट्स बनती है। कितनी रिपोर्ट्स? वैसे तो ज्यादा बनती है, आपके लेवल पे फिलहाल 2 रिपोर्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये पुराना नाम इसका इनकम स्टेटमेंट है। क्या नाम है? और ये हमारे पास कॉमर्स वाले स्टूडेंट यहाँ होंगे, इंटर कॉमर्स में तो यही वर्ड यूज किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट। और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हाजा बैलेंस शीट, राइट? हाजा बैलेंस शीट, ये इनके पुराने नाम है। अब स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। क्या आएंगे? रेवेन्यू और। अकाउंटिंग के कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। तो 3 खिलाड़ी यहाँ जाएंगे बैलेंस शीट पे और 2 खिलाड़ी यहाँ जाएंगे। यानी अकाउंटिंग की जो इक्वेशन आपको याद है शाहनवाज, इक्वेशन क्या थी? वेरी गुड, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारे शाहनवाज भाई जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इनसे मैं, देखिए बाकी कॉमर्स वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन है ही, और माशाल्लाह जवाब भी देते हैं, और नॉन कॉमर्स में बहरहाल मैं शायद कम लोगों से पूछता हूँ, लेकिन शाहनवाज भाई माशाल्लाह क्विक आंसर देते हैं, चीजें इनको याद है। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन भी है अकाउंटिंग की, और बैलेंस शीट इसी पे इक्वल भी आती है। कल जब हम इंशाल्लाह, हो सकता है कल बनाऊं बैलेंस शीट, तो एक तरफ एसेट होंगे, दूसरी तरफ कैपिटल, और जब हम फाइनल अकाउंट का सवाल करेंगे ना, बहुत सारे हेड्स होंगे उसमें, एसेट भी होंगे, लायबिलिटीज भी होंगी, कैपिटल भी होगा, रेवेन्यूज भी होंगी, एक्सपेंसेस भी होंगे, मतलब एक लाइन लगी हुई होगी। तो अब
रेवेन्यूज और एक्सपेंस, ये सारी कहाँ जाती है, इनकम स्टेटमेंट। देखिए तरीका क्या है, तरीका ये है, साल के एंड पे सारी रेवेन्यूज आ रही है, सेल, कमीशन, रेंट इनकम, जहां जहां से पैसा आया सारी रेंट इनकम नजर आ रही है, उसको हमने प्लस किया। सारे एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, पता नहीं कौन कौन से एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस क्या कर दिए, माइनस। जब मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करूंगा, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो वो क्या कहलाएगा, और अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो वो क्या कहलाएगा, लॉस। मैं अपनी सारी इनकम में से सारे खर्चे माइनस करूंगा, तो आंसर अगर प्रॉफिट आ गया, पॉजिटिव आ गया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आ गया तो ये प्रॉफिट या लॉस, जो भी आंसर आएगा ये अल्टीमेटली जाके मेरे कैपिटल में हिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा कैपिटल, और अगर लॉस होगा तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। तो अकाउंटिंग के जो 5 खिलाड़ी है ना, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ये जाएंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे कोई एक्सपेंस नहीं आएगा, बैलेंस शीट पे कोई रेवेन्यू, इनकम स्टेटमेंट पे कोई एसेट नहीं आएगा, इनकम स्टेटमेंट में कोई लायबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट पे कोई कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम अपने सारे खर्चों में से सारे एक्सपेंस को, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। फिर उसके बाद एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट पे। तो अब ये बात क्यों बताइए, अब जरा इधर आए। अब यहाँ पे अकाउंटेंट आप लोग अगर थे तो आप लोगों ने सारे पैसे किसके तौर पे रिकॉर्ड किए थे, इनिशियली रिकॉग्नाइज एज एन एसेट। अब अगर सारे पैसे इनिशियली रिकॉग्नाइज है एज एन एसेट, यानी आपने प्रीपेड रेंट डेबिट, प्रीपेड रेंट का मतलब आपने एसेट को डेबिट किया, किसको डेबिट किया, एसेट को। अब कितने महीने गुजर गए, अगर 2 महीने के बाद ईयर एंड पे खुदा ना खास्ता आप कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड, तो आज भी सारा का सारा एसेट नजर आ रहा होगा, और ये एसेट आप पूरा का पूरा कहाँ दिखा दोगे, आपकी बैलेंस शीट गलत हो जाएगी। दूसरी बात, सिर्फ बैलेंस शीट गलत नहीं होगी, इनकम स्टेटमेंट भी गलत होगी। कितने महीने गुजर चुके हैं, 2 महीने का रेंट अब प्रीपेड, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सपेंस में। 2 महीने का रेंट किस में कन्वर्ट हो गया। अब आपको 2 महीने की अमाउंट, जो कि मैंने कहा था सिराते मुस्तकीम रख रहा हूं, कितने हजार रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए पर मंथ, 2 महीने का। अब आपने 2 महीने की अमाउंट प्रीपेड रेंट जो डेबिट में पड़ा हुआ है उसको खत्म करके क्या करना है, मतलब डेबिट में पड़ा हुआ है उसको क्या कर दूंगा, और उसके बदले किसको डेबिट करूंगा, वेरी गुड, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट। मेमन भाई कितने से करूंगा, क्योंकि कितने महीने गुजरे, 2 महीने गुजर गए, तो 2 महीने की अमाउंट जो कि सारी की सारी अभी प्रीपेड में पड़ी हुई है, आपने उठा के किस में कन्वर्ट कर दी, किस में कन्वर्ट कर दी, इस चीज को कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं, एडीजी, एडजस्टमेंट। अब इधर आए, इधर देखिएगा, अब सीन सुने। आप जब अल्हम्दुलिल्लाह अपने एफएस बनाएंगे, एफएस समझते, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितनी रिपोर्टें बनेगी, 2। एक को हम बोलते हैं एसओपीएल, क्या बोलते हैं, एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ, और एक होता है एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा एसओपीएल को एसओसीआई भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ सॉसी, ठीक है, मतलब इसको सॉसी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, SOCI, also known as SOPL, statement of profit and loss, has a statement of profit and loss, has a income statement, has a SOCI, statement of comprehensive income, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर मैंने देखा है आईकेप में
इवन मैंने आईसीएमए के अंदर भी देखा है, हमारा एग्जामिनर सॉसी का वर्ड यूज करता है, ठीक है। वहां तो मैं सी में तो सॉसी कहता हूँ, बच्चों को वहां सॉसी पता है क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, राइट। अच्छा, अब जो सॉसी है ना, ये आपका एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इधर देखो, इधर सब छोड़ दो, इधर देखो भाई, आपने कितना एसेट रिकॉर्ड किया था पहले? 60,000। एडजस्टमेंट करते वक्त कितना एसेट क्रेडिट कर दिया? अब एडजस्टमेंट का लेजर देखो, प्रीपेड का, प्रीपेड डेबिट हुआ 60,000, प्रीपेड क्रेडिट हो गया। अब प्रीपेड का बैलेंस कितना है? आपके एसओएफपी पे कितना अमाउंट जाएगा? 40,000 रुपए हाजा योर एसेट। अब ये बताओ, यहां कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था? इधर, यहां बोल रहा हूं, यहां, उसको छोड़ो अभी, यहां रिकॉर्ड, इधर 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 देखो, इधर देखो भाई, इधर मैंने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया? नहीं किया। अब मैंने इधर कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन यहाँ एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ? 20,000। कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ? कुल्लू एक्सपेंस, आपका कुल्लू एक्सपेंस कितना है? और 20,000 रुपए का एक्सपेंस कहा जाएगा? एसओ सॉसी में जाएगा, एसओपीएल में। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, बात कितनी वाज़ेह है। 2 महीने पहले 60,000 रुपए एडवांस दिए थे, 6 महीने के। कितने महीने गुजरे? तो कितना अमाउंट एक्सपेंस हो गया? 20,000 का एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल सही प्रॉफिट आएगा। कितना एसेट जिंदा है? बैलेंस शीट पे जाएगा, बैलेंस शीट भी सही है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते तो आपका प्रॉफिट भी सही नहीं आता, आपकी बैलेंस शीट भी, क्योंकि अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं करता ना तो आज भी मुझे कितना जिंदा प्रीपेड नजर आता, और वो पूरा आंख बंद करके कहा दिखाते थे मेरी बैलेंस शीट, और मेरा एक्सपेंस नजर, प्रॉफिट भी गलत आ जाता, प्रॉफिट भी गलत आ जाता। तो एडजस्टमेंट जरूरी थी। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा सीन को और लंबा कर दूं और यहाँ पे समझाने के लिए ग्राफ बना दूं, देखिए असल में ये जो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूं, ये समझाने के लिए, देखिए ये है नवंबर, उसके बाद क्या आता है? नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जैन, जैन के बाद फेब, और फेब के बाद मार्च, और मार्च के बाद अप्रैल। ये 6 महीने पूरे हो गए। एम आई राइट? कितने महीने पूरे हो गए? इधर देखिएगा, आपने जो रेंट पे किया था वो आपने पे किया था नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। ये आपका क्या है? 2 महीने बाद आपका क्या है? ईयर एंड। नवंबर दिसंबर ये पैसे आपके क्या हो गए? एक्सपेंस। ये एरिया आपका हो गया एक्सपेंस, सही है। ये वाला एरिया आज की डेट पे एक्सपेंस है या प्रीपेड? प्रीपेड की नेचर क्या होती है? ये वाले पैसे एसिड है, क्योंकि अभी ये टाइम आया, जो टाइम गुजर गया वो किस पे कन्वर्ट हो गया? एक्सपेंस पे। जो टाइम गुजर गया वो किस पे कन्वर्ट हो गया? और जो भी टाइम आया नहीं है वो क्या है आपके लिए? ये आपका प्रीपेड है, एसिड है, ये आपका एक्सपेंस है। नवंबर दिसंबर 10,000 यहाँ के, 10,000 यहाँ के, 20,000 की अमाउंट आपकी क्या हो गई? जैन फेब मार्च अप्रैल 10 20 30 40, 40,000 आपका क्या है? ऊपर देखो ऐसा ही हो रहा है। ये हमने उस अकाउंटेंट की अप्रोच डिस्कस की जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ क्लास कह रही थी, लेकिन हमारी क्लास में एक ऐसी अकाउंटेंट थी जो पूरी क्लास के खिलाफ थी, और उसने एंट्री बनाई थी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कुल्लू जायज। मैंने कहा था ये भी जायज है, अगर कोई एंट्री बना देगा ये भी गलत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको छोटी सी बात याद दिलाता हूँ, शायद आपको याद हो, मुझे तो याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। मैंने जब इन्वेंट्री का चैप्टर पढ़ाया था, ये नजर नहीं सुनी आपने? वो जो, चले कुछ शेर मुझे याद है, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो?
वो जो वादा निभा का तुम्हें याद हो कि न याद हो, मुझे तो याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो भाई मुझे तो याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, कि जब मैंने इन्वेंट्री पढ़ाया था तो मैंने डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक भी बताया था। ये भी याद है जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अच्छा, मैंने जर्नल एंट्रीज करवाई थी और मैंने ये बताया था कि जो लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं वो इन्वेंट्री खरीदते वक्त कौन सा टाइटल डेबिट करते हैं? इन्वेंट्री। नीमन भाई हमारे देखिए माशाल्लाह, इन्वेंट्री कौन सा टाइटल। लेकिन जो लोग पीरियोडिक सिस्टम में होते वो परचेज का टाइटल यूज करते। और हम लोग शुरू में आपको जब पढ़ाते ना जर्नल तो हम बोलते हैं कुछ परचेज, तो हम बोलते हैं परचेजेस डेबिट, उस वक्त इन्वेंट्री का टाइटल। हालांकि कुछ बच्चे जो सर्टिफाइड मेंबर होते हैं ना उनके जहन में बात आती है, सर ये तो इन्वेंट्री है, एसेट है, तो हम इन्वेंट्री को डेबिट क्यों नहीं कर रहे, शुरू में पूछते। मैं कहता हूँ कुल्लू जायज, क्योंकि शरीयत में दोनों तरीके हैं। कुछ लोग परचेज को डेबिट करते हैं, कुछ लोग असल में जो लोग इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं इनिशियली वो मानते हैं उसको एसेट, लेकिन बाद में जब वो बिक जाती है तो वो एक्सपेंस कन्वर्ट हो जाती है। और जो लोग शुरू में ही परचेज रिकॉर्ड करते तो डायरेक्ट क्या मान लेते, एक्सपेंस। तो देखिए अब फॉर एग्जांपल हम ये स्प्लिट लेकर आते हैं, स्प्लिट क्या है आपके लिए, हाजा एसेट, लेकिन आपको पता है हर साल इसके ऊपर क्या रिकॉर्ड होता है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हाजा योर एक्सपेंस। आप लेकर आते हैं एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, किस पे कन्वर्ट होता है, एक्सपेंस पे। अब देखिए 2 दिन हो गए मेरे मोबाइल में मेरा डेटा पैकेज खत्म हो गया। असल में मैं एक आदत है मेरा एक स्टूडेंट है उसी से करवाता हूँ, और अक्सर मेरा प्रीपेड उसके पास, कभी मेरी लाइबिलिटी हो जाती है। अभी तो मेरा प्रीपेड उसके पास पड़ा हुआ है बैलेंस, तो कल भी मैंने उसको कॉल की थी, मसरूफ था, कॉल रिसीव नहीं कर सका था। ICMA का स्टूडेंट है, तो माशाल्लाह वो जॉब भी करता है और बहुत सारे बिजनेस करता है, सर्टिफाइड में मनी माशाल्लाह। लेकिन वो बोलते हैं सर कारोबार में जो है ना हिसाब बाप बेटे गए। मतलब एक दफा मैंने उससे मोबाइल फोन भी परचेज किया, अब वो और भी स्टूडेंट खड़े हुए थे, यार सर को डिस्काउंट दे दो। बोला भाई देखो कारोबार में कोई सर नहीं होते। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि अभी सुबह भी मैंने रास्ते में आते उसको कॉल किए, उसने मुझे कहा कि सर वो मेरा लोड खत्म हो गया, मैं भी लोड मंगवा रहा हूँ कंपनी से, फिर आपको इंशाल्लाह पैकेज कर दूंगा। तो अब देखिए मेरे पास पैकेज नहीं है, लेकिन ये पैकेज हो जाएगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह, ठीक है ना। जब ये पैकेज नहीं, तो खाड़ी वालों का मैसेज है, पैकेज जब ये हो जाएगा तो मैसेज आ जाएगा, फिर मेरा एक एसेट जनरेट हो जाएगा। क्या वो एसेट सदाबहार चलेगा? अभी जिस तरह ये मेरा पिछला पैकेज था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, एक्सपेंस हो गया। मैं वो सुपर लोड करवाता हूँ, हालांकि पूरा पैकेज खत्म नहीं हुआ है, मिनट तो मेरे लोकल भी पता नहीं 50-60 मिनट बाकी है, लेकिन मेरा नेट का पैकेज खत्म हो गया। तो अब तो पता नहीं 2000 या पता नहीं कितना MB होता है उसमें, ऐसा कुछ होता है ना 600 वाले कार्ड में। तो अब बात ये है क्या 2 GB जो होता है, तो वो जाहिर सी बात है मैं अक्सर, हालांकि मैं कई जगह पे होता हूँ, घर पे होता हूँ, इधर उधर होता हूँ जहाँ वाईफाई होता है, लेकिन मेरी आदत है मैं भूल जाता हूँ मैं वाईफाई ऑन। अब वो इतने मैसेज मेरे को, तो टीचर की वजह से इतने ग्रुप है माशाल्लाह, इतने मैसेज आ रहे होते, मतलब 60-70 मैसेज अनरीड तो कॉमन सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से वो इतना डेटा खर्च हो रहा होता है, पता ही नहीं चलता। तो बहरहाल अब तेरे पास एसेट नहीं है, अब ये लोड कर देगा इंशाल्लाह एसेट आ जाएगा, लेकिन वो एसेट किस पे कन्वर्ट होगा, एक्सपेंस पे। तो भाई याद रखें अगर किसी अकाउंटेंट ने सारे के सारे पैसे इनिशियली क्या रिकॉर्ड कर दिए थे, 2 महीने बाद क्या आ गया, ईयर एंड आया, अपने साथ एडजस्टमेंट लाया। तो अब ईयर एंड पे हमने क्या रिकॉर्ड करनी है, एडजस्टमेंट। अब हम ये सोचेंगे यार हमने 2 महीने पहले कितने पैसे दिए थे, कितने महीने का रेंट था, अभी सिर्फ कितने महीने गुजरे और हमने सारे के सारे क्या रिकॉर्ड कर दिए। इसका मतलब है नहीं यार, ये तो अगर मैंने कोई खुदा ना खास्ता एडजस्टमेंट नहीं की तो ये कुल्लू एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस कहाँ का खिलाड़ी है, 100। और इनकम स्टेटमेंट पे सारा एक्सपेंस नजर आएगा, बैलेंस शीट पे कोई एसेट नजर, अकाउंटिंग हिल जाएगी। अब हम बोलेंगे अच्छा 4 महीने अभी भी बाकी है, कितने महीने बाकी है, अब
देखिए अगर पहले प्रीपेड रिकॉर्ड किया था ना इन लोगों ने, सब क्लास वालों ने क्या रिकॉर्ड किया था, तो बाद में अमाउंट ली थी एक्सपेंस की। किसकी अमाउंट ली थी, कितने महीने गुजरे थे, 2 महीने का कितना एक्सपेंस था। अब इन अकाउंटेंट ने सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, तो अब अमाउंट किसकी लेंगे, एसेट की, प्रीपेड की। किसकी लेंगे भाई, कितने महीने गुजरे और मैं कितने महीने का एक्सपेंस दिखा रहा हूं, मुझे कितने महीने का एक्सपेंस रिवर्स करके एसेट में बनाना चाहिए, कितने हजार रुपए। एक्सपेंस को बढ़ाना है या कम करना है, एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट, और किसको बताना है, प्रीपेड एसेट, प्रीपेड ट्रेंड डेबिट और ट्रेंड एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से, वेरी गुड, 40,000। अब जब एडजस्टमेंट कर ली ना, तो ये और आप सब बराबर हो गए। अब वही वाली बात है, इस एडजस्टमेंट के बाद हम कहेंगे कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, अब सब एक ही सफ में आ गए। अब इनकी ट्रीटमेंट और पूरे क्लास की ट्रीटमेंट सेम हो गई, कुल्लू सेम। कैसे, अब आप देखिए ना, मैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, इन मोहतरमा की अकाउंटेंट को सामने रखते हुए, इनकी अकाउंटिंग अप्रोच को सामने रखते हुए मैं अपनी एफएस बना रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मुझे बताएं, मैं सिर्फ वहां देखूंगा इस वसीदे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ पे नहीं देखना, बुरी बात, ठीक है, इसको नहीं देखना। अब कौन सी ट्रीटमेंट देखेंगे, राइट साइड वाली, ठीक, कौन सी ट्रीटमेंट, राइट साइड वाली ट्रीटमेंट। तो राइट साइड वाली ट्रीटमेंट को देखने के लिए ये बताएं कि हमारे पास इस ट्रांजेक्शन में, इसमें ये वाली नजर आ रही जी, कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड है, डेबिट एक्सपेंस, या एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो। अब एक्सपेंस कितना लेजर शो करेगा, 20,000। मैंने एक्सपेंस कितने से बढ़ाया था शुरू में, कितने से कम कर दिया, अब कितना बैलेंस है। अब एक्सपेंस का टी अकाउंट बना लो, कितना बैलेंस आएगा, 20,000 रुपए। तो मुझे अपने सॉसी में यानी एसओपीएल में कितना एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, 20,000 रुपए। वहां देखो कितना आ रहा था, कुल्लू से। अब इधर आए, क्या मैंने यहाँ पहली एंट्री में कोई एसेट रिकॉर्ड किया है, इधर नहीं है, ई फॉर एक्सपेंस, यहाँ पे ए फॉर एसेट है, कितना एसेट है, एसेट कहाँ जाता है, एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ, कितना एसेट जाएगा। अब अप्रोच चाहे पूरी क्लास की थी, अप्रोच चाहे इनकी थी, आफ्टर एडजस्टमेंट रिजल्ट्स कुल्लू सेम, आफ्टर एडजस्टमेंट रिजल्ट्स कुल्लू सेम, बिल्कुल जायज, सेम हो गए। अब आपकी, हाँ अगर एडजस्टमेंट आप लोग नहीं करते तो आप लोग की रिपोर्ट गलत हो जाती, ये नहीं करती तो इनकी रिपोर्ट बन जाती, बैलेंस भी आ जाती, ये भी सुन लें, बैलेंस भी आ जाती, लेकिन सही बैलेंस, मतलब बैलेंस होना कमाल नहीं है, सही होना कमाल है। ये मैं आपको बता दूं, आप बैंक रिकंसिलिएशन करते, गलत बैलेंस पे भी डेली आ जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाते, गलत बैलेंस पे भी इक्वल आ जाता है, तो बैलेंस शीट गलत बैलेंस पे भी इक्वल आ सकती है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी करते ना, तब भी आपकी बैलेंस शीट क्या आती, इक्वल आती, लेकिन आंसर प्रॉफिट भी गलत, मतलब प्रॉफिट भी गलत, बैलेंस शीट भी गलत। भाई मैं मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट पढ़ रहे ना, एडजस्टमेंट का मतलब है चीजों को सही जगह पे रखना। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, सपोज करें आप घर पे बैठे हैं, अचानक जो है ना कॉल आती है आपके कजन की, वो रहता है हैदराबाद में, उसने कहा यार घर पे हो, आपने बोला मैं घर पे ही हूँ, कहने लगा यार मैं कराची आया था, मैं तकरीबन हाईवे क्रॉस कर दिए, मैं आयशा मंदिर तक पहुंच गया हूँ, मैं आ रहा हूँ 20 मिनट में आपके घर पे। अब आप सबसे पहले जो ना ड्राइंग रूम में जाके एडजस्टमेंट कर दें, क्योंकि हम लोग इनफॉर्मल लेते, कुशन इधर रखा हुआ है, चाय नमाज कहाँ रखी हुई है, चाय पी थी, मैंने ऑनलाइन क्लास की थी तो मेरा चाय का कप भी वहीं पड़ा हुआ है, मतलब चीज़ें। मैं अक्सर मेरे साथ भी होता है, मैं जब घर से ऑनलाइन क्लास में अक्सर मैं ड्राइंग रूम में बैठ के लेता हूँ, तो क्लास के दौरान चाय वाय पी रहा होता हूँ, घर बैठ के सुकून से क्लास ले रहे होते, हाथ भी
रात को मेरी ऑनलाइन क्लास है इंशाल्लाह 8 से 10 होती है जुम्मे को, तो मैं घर से ही देता हूँ। तो मैं जब घर से क्लास देता हूँ तो सुकून से जो है ना बेगम को तो चाय वाय बना दो सुकून से, बस मैं क्लास ले रहा हूँ चाय वाय पी के ना सुकून से, वही कप पड़ा हुआ है, लैपटॉप भी वही छोड़ दिया, चीज़ें भी बिखर गई, मतलब। लेकिन जैसे आपने सुनिया कोई मेहमान आ रहे, आप चीज़ों को क्या करते, चीज़ों को सही जगह पे रखते, ये एडजस्टमेंट है। अब मेहमान आते हैं ना और वो देखते हैं यार बड़ा अच्छा ड्राइंग रूम आपने मैनेज किया हुआ है, तो वो एक अच्छा इमेज लेके जाता है। लेकिन आप मुझे बताएं अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते तो क्या मेहमान नहीं आते? आते हैं, लेकिन पता है क्या, जब आप मेहमान को बिठाते कमरे में और आप पानी लेने जाते बाहर, वो आपस में कहते हैं यार ये कैसा कमरा हो रहा है। हकीकत बात है, हम लोग भी कहीं जाते हैं ना, अगर बहुत अजीब सा हो, वो बेचारा बाहर जाएगा पानी, यार इसका घर की चीजें कितनी बिखरी हुई है, हम लोग कहते ही है, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अगर किसी का अगर अच्छा मैनेज होता है ना, हम फिर ये भी कहते हैं यार थोड़ा इस पे तरीके से चीजें रखी हुई है यार, हम भी ऐसे ही रखेंगे घर पे। तो अब देखिए, एडजस्टमेंट ना करो तब भी मैनेजमेंट बराबर आएगी, लेकिन गलत। आप एडजस्टमेंट ना करो, मेहमान आके चले जाएंगे, लेकिन इंप्रेशन गलत जाएगा। एडजस्टमेंट करोगे तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा। अरे बस समझ में, तो भाई एडजस्टमेंट का मतलब चीजों को सही जगह पे रखना। अभी एडजस्टमेंट से पहले चीजें रखी हुई थी, गलत रखी हुई थी, आप लोगों ने भी गलत रखी थी, सारा एसेट मान लिया था, लेकिन वो सारा एसेट नहीं था। तो फिर ईयर एंड पे उसमें से कुछ अमाउंट एक्सपेंस पे कन्वर्ट करवाई, इन्होंने सारा एक्सपेंस मान लिया था, लेकिन वो ईयर एंड पे सारा एक्सपेंस नहीं रहा था, उसमें से कुछ किस क्या था, प्रीपेड, तो उस पर कन्वर्ट किया। तो देखिए एडजस्टमेंट का मतलब होता है चीजों को सही रखना, एडजस्ट करना। अब रिसीवेबल पे कोई डाउटफुल है, वो एडजस्ट करो। कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, राइट ऑफ करो। अच्छा ये ऐसी लिया था 10 लाख का, अब तो 8 लाख का हो गया, 2 लाख का क्या रिकॉर्ड करो, एडजस्टमेंट, हादा एडजस्टमेंट, इज दैट क्लियर? तो एडजस्टमेंट का मतलब है चीजों को सही जगह पे रखना। अगर मैं यही ग्राफ यहाँ भी बना देता, यही वाला ग्राफ यहाँ भी बना दूं, तो भी सेम होगा। कितना एक्सपेंस चार्ज हुआ है, कुछ भी कर लो, एक्सपेंस 60,000 डेबिट करके कितना एक्सपेंस गिरा दिया, अब कितना रह गया, गलत बोल रहे हो, 60,000 रुपए से एक्सपेंस दिखा था, कितना गिरा दिया, 40 कम कर दिया, कितना रह गया। तो प्रीपेड पहले रिकॉर्ड नहीं किया था इन्होंने, बाद में वन शॉट कितना रिकॉर्ड कर दिया, 40,000 का एसेट आ गया, 80,000 20,000 का, वही ट्रीटमेंट तो आपकी भी थी। तो भाई रिजल्ट्स अल्टीमेटली बराबर हो जाते हैं। तो ये अकाउंटिंग हमने की है किस बंदे के हिसाब से, मिस्टर ए। अब हम किसके पास जा रहे हैं, मिस्टर बी के पास। मिस्टर ए पे कर रहा था, मिस्टर बी रिसीव करेगा। अब मैं अकाउंटिंग करने जा रहा हूं मिस्टर बी की किताब में, राइट। मिस्टर बी नहीं है, ये मिस्टर बी है, राइट। क्या उसको एडवांस में पैसा मिल रहा है, रिसीव इन एडवांस, रिसीव इन एडवांस। किसने पे किया था, कौन रिसीव कर रहा है, कौन सी तारीख का वाकया है, नवंबर की पहली तारीख 2020। जरा बताएं, पहले पूरी क्लास जरा बता दें, क्या डबल एंट्री बननी चाहिए, नहीं नहीं बिल्कुल एंट्री बनेगी भाई। चले आप बताएं क्या एंट्री बनेगी। आयशा यू आर राइट, बोले आयशा। कैश डेबिट, आयशा ने कहा भाई कैश नहीं मिल रहा क्या उसको, 60,000 रुपए मिले मेरे भाई, कैश डेबिट 60,000। हाजा लाइबिलिटी अनअर्न्ड, इसको कहते हैं अनअर्न्ड। अभी ये कमाया, अभी ये हलाल, हराम भी नहीं है, लेकिन ये लाइबिलिटी है भाई, ये हलाल थोड़ी हुआ है। हलाल से मुराद, मैं किसी के घर ट्यूशन पढ़ाने गया, पहले दिन वाले सर ये आपकी फीस, क्या वो फीस हलाल हो गई, लेकिन हराम नहीं है, लाइबिलिटी है। क्या है वो, कि मुझे पूरा महीना, इससे भाई लाइबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट लाइबिलिटी बढ़ती है, अनअर्न्ड रेंट क्या बोलेंगे,
अन रेंट, क्या किसी के जहन में कोई और एंट्री आ रही थी? सुभान अल्लाह, रेंट इनकम। हमारे भाई ने कहा सर कैश डेबिट 60,000 और रेंट इनकम क्रेडिट कुल्लू जायज। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपने तो पैसे पहले ही हलाल कर दिए, आपने इनकम क्रेडिट कर दी, अभी तो सारे पैसे हलाल हो ही नहीं है। तो मेरे भाई अभी ईयर एंड पे एडजस्टमेंट का सहारा बाकी है। नहीं, वो बैंक से मैसेज आया है सुबह, पहला मैसेज जो है ना वो आया था खाड़ी वालों का, अभी ये बैंक से 2 मैसेज आया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, बात ये है कि हमारे पास कैश डेबिट अन रेंट क्रेडिट, कैश डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट। एक अकाउंटेंट ऐसा है आयशा, वो कहती है कि सर, या जवेरी ने कहा था आनंद, तो इन्होंने कहा कि सर इनिशियली रिकॉग्नाइज एज अ लाइबिलिटी, इनिशियली रिकॉग्नाइज एज अ, और हमारे पीछे एक भाई अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि सर इट कैन बी इनिशियली रिकॉग्नाइज एज एन इनकम, एज अ रेवेन्यू, एज अ रेवेन्यू भी कह सकते हैं, एज एन इनकम रेवेन्यू एक ही बात होती है, सही है। अच्छा, अब चूंकि अभी ईयर एंड नहीं आया, हमें घबराना नहीं है, हमारे पास एक सहारा मौजूद है। किसका सहारा मौजूद है? ईयर एंड का। दोस्त आने से पहले कॉल करेगा, एक सहारा मौजूद है, फिर देख लेंगे एडजस्टमेंट करेंगे। अभी ईयर एंड नहीं आया, अभी ईयर एंड से पहले हम चाहे तो इनिशियली उसको लाइबिलिटी माने, चाहे तो इनिशियली उसको, भाई बाद में इनकम तो बनेगी ना, लेकिन शुरू में लाइबिलिटी मानो या इनकम मानो, मसला। 2 महीने बाद मिस्टर बी का भी क्या आ गया? दिसंबर 31 आया, अपने साथ ईयर एंड लाया। अब दिसंबर 31 ईयर एंड पे अगर हमारे ये मिस्टर बी जो है कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड ना करे, कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड खुदा ना खास्ता ना करे, तो आपको पता है ये अनंत की नेचर क्या है? हाजा लाइबिलिटी। ये पूरी की पूरी लाइबिलिटी कहाँ दिखा देंगे? बैलेंस शीट हालत हो जाएगी। मेरे भाई कितने महीने गुजर गए? 2 महीने की लाइबिलिटी हलाल हो गई है, 2 महीने की अमाउंट आपकी इनकम हो गई है। अब आपने क्या करना है? 2 महीने की अमाउंट को लाइबिलिटी खत्म करके इनकम में ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और इनकम बढ़ती है तो अन रेंट डेबिट, रेंट इनकम, रेंट इनकम नहीं, दिस इज नॉट कमीशन, कमीशन इज अ सेपरेट हेड, रेंट इज अ सेपरेट हेड। अगर कमीशन होता तो कमीशन लिखता, रेंट का तो रेंट लिखूंगा, इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट लिखेंगे। अब यहां पे मैंने, इधर देखिएगा, अनअर्न्ड रेंट की नेचर, रेंट इनकम की नेचर, रेवेन्यू, इनकम या रेवेन्यू, मैंने अपनी लाइबिलिटी कितनी अमाउंट से कम करनी है? हाँ, पहले अगर एंट्री लाइबिलिटी से बनी है तो अब अमाउंट किसकी होगी? इनकम की। इन्होंने, जवेरिया ने सारी की सारी अमाउंट इनिशियली किसके तौर पे रिकॉर्ड कर दी थी? नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, कितने महीनों के पैसे इनकम में चले जाने चाहिए? और किसको खत्म करना चाहिए? लायबिलिटी कम होती है तो इनकम बढ़ती है तो अनअर्न्ड डेबिट, इनकम, क्रेडिट। अब आप देखिए, जब मिस्टर बी अपनी एफएस बनाएंगे, उसमें एक तो बनेगी सॉसी और एक बनेगा एसओएफपी। अब सॉसी में देखो, पहली एंट्री में ऊपर देख रहे हैं, इधर कोई इनकम रिकॉर्ड है? नहीं। यहाँ कोई इनकम रिकॉर्ड है? कितनी इनकम रिकॉर्ड है? 20,000 रुपए चले गया रेवेन्यू, एम आई राइट? किस पे चला गया? जब ये अपनी एसओएफपी बनाएंगे, ऊपर देखिए लाइबिलिटी रिकॉर्ड है कितनी? 60,000। कितनी लाइबिलिटी रिवर्स कर दी? अब कितनी लाइबिलिटी रह गई? 40,000 की लाइबिलिटी कहाँ जाएगी? इज दैट करेक्ट? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी कितने महीने का एडवांस आपकी जेब पे हाजिर मौजूद? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 40,000 एक्स्ट्रा पड़े हुए।
दिस इज नॉट राइट नाउ हलाल, दिस इज योर, हाँ दिस इज योर अनअर्न्ड, दिस इज योर लाइबिलिटी नजर आ रही है, कितनी नजर आ रही है, इनकम नजर आ रही है, कितनी नजर आ रही है, कुल्लू जायज। अब देखिए अगर हमारे भाई अकाउंटेंट थे, उन्होंने सारे के सारे पैसे किस में रिकॉर्ड कर दिए थे, इनकम यानी, फिर भी आपने घबराना, हाँ अगर अब ये भाई खुदा ना खास्ता कोई एडजस्टमेंट, तो ये सारे पैसे कहां चले जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू, सॉसी, कहां चले जाएंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, बैलेंस शीट पे कोई लायबिलिटी नजर, बैलेंस शीट भी गलत, इनकम स्टेटमेंट भी, क्योंकि 20,000 हलाल है, 40,000 हलाल हराम भी नहीं है, आपकी लायबिलिटी है। अब ये भाई बोलेंगे सर क्योंकि ईयर एंड पे अभी मैंने सारे पैसे कहाँ डाल दिए थे, अब पहले अगर इनकम की अमाउंट ली थी, अब अमाउंट किसकी उठाएंगे, लायबिलिटी कितने महीने की बाकी है, 4 महीने के कितने पैसे, अच्छा ये बताएं आपने कितने रुपए से इनकम रिकॉर्ड कर दी थी, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, उसमें कितने महीने की इनकम ज्यादा रिकॉर्ड हो चुकी है, 4 महीने की इनकम को कम करना है और लायबिलिटी को बढ़ाना है, इनकम कम होती है तो और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या एंट्री बनाऊंगा, और अनअर्न्ड रेट, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रेंट इनकम की नेचर, रेवेन्यू, रेवेन्यू को कम करके किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, कितने हजार रुपए से, 40,000 रुपए से। अब ये बताएं जब इस ट्रीटमेंट के बाद हमारे भाई एफएस बनाएंगे मिस्टर बी के लिए, क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल, कितनी रिपोर्ट बनेगी, एसओपीएल, एसओएफपी, तो यहां तो जाएगा एक्सपेंस, सॉरी इनकम, यहाँ कितनी इनकम रिकॉर्ड है ऊपर, यहाँ कितनी इनकम रिवर्स कर दी, अब इनकम कितनी बच गई, कुल्लू जाइस। अच्छा ये बताएं यहाँ कितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड थी, नहीं थी, कितनी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी, तो सही है, कितने टाइम पहले एडवांस रिसीव किया था, 2 महीने पहले, कितने महीने, 2 महीने पहले लिया था, और ईयर एंड से कितने महीने पहले लिया था, अच्छा कितने महीने का एडवांस लिया था, ईयर एंड पे कितने महीने गुजरे, 2 महीने का हलाल, 4 महीने का अनअर्न्ड, 20,000 रुपए रेवेन्यू, 40,000 रुपए, दोनों केस सेम हो गए। इन भाई की एडजस्टमेंट के बाद एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, अब सब बराबर हो गए, ट्रीटमेंट बिल्कुल सही हो गई, कुल्लू जायज वाली बात हो गई। तो मेरे भाई बात ये है जब आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आफ्टर एडजस्टमेंट आपकी चीजें एक जैसी हो जाती है, आपकी इनकम स्टेटमेंट भी दोनों लिहाज से सही, बैलेंस शीट भी दोनों लिहाज से। और अब आप एक और बात सुनेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा अभी आप लोगों ने नेशनल इनकम वगैरह नहीं पढ़ी, आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम वगैरह, आप लोगों ने पढ़ ली, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, ठीक है, तो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स मुझे भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने भी एमए इकोनॉमिक्स किया है अल्हम्दुलिल्लाह गलती से। तो बहरहाल बात ये है कि हमारे पास जब आप लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना, उसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। असल में होता ये है कि अगर मैं दुनिया के, पाकिस्तान के सारे लोगों की इनकम प्लस कर लूं या सारे लोगों के खर्चे प्लस कर लूं, बात एक ही है भाई। देखिए ना, जो एक बंदे की इनकम है दूसरे बंदे का एक्सपेंस है। अब मैं आपको मिसाल लेता हूँ, आप लोग आईसीएमए को पैसे देते हो, आप लोगों के लिए वो क्या है, लेकिन वो आईसीएमए अल्हम्दुलिल्लाह हमें देता है, वो आईसीएमए के लिए क्या है, हमारे लिए वो हम जाके आगे खर्च करते हैं, वो हमारा, वो सामने वाले की। तो देखिए ये तो रूल है। तो अब यहाँ भी देखिए, मिस्टर ए ने पे किया, मिस्टर बी ने, अब इधर देखिए मिस्टर ए का दोनों सूरतों में एक्सपेंस कितना है, ईयर एंड पे कितना एक्सपेंस है, तो उसका ईयर एंड पे कितनी इनकम है, और एक बंदे का रिसीवेबल दूसरे बंदे का
एक बंदे का एसेट दूसरे बंदे की लाइबिलिटी। अब जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने फीस नहीं दी है आईसीएमए को अभी भी, ठीक है, तो वो आप लोगों की क्या है, पेबल लाइबिलिटी, वो आईसीएमए का क्या है, एसेट। अब इधर देखिए, दोनों सूरतों में मिस्टर ए ने जो एडवांस दिया हुआ है प्रीपेड, वो कितना एसेट है ईयर एंड पे, दोनों सूरतों में देखो ईयर एंड पे 40,000, वही 40,000 रुपए ईयर एंड पे दोनों सिचुएशन पे मिस्टर बी के लिए क्या है, एक बंदे का एसेट दूसरे बंदे की लायबिलिटी, एक बंदे का रिसीवेबल और एक बंदे की इनकम दूसरे बंदे का। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना सफर तय किया विद रिस्पेक्ट टू प्री पेमेंट। सवाल में दो चीजें थी, सॉरी सवाल में नहीं, टॉपिक में, चैप्टर में प्री पेमेंट तो पढ़ लिया। अब हम जा रहे एक्रूवल के पास। बात को अपनी यहीं से आगे बढ़ाऊंगा और किस्सा मुख्तसर करते हुए, ए फॉर अच्छा आदमी है और बी फॉर बड़ा आदमी है। भाई दुकान तो बड़े आदमी की होती है ना, तो ये शॉप किसकी थी और किसने रेंट पे लिए, अच्छे आदमी ने। अब ये दोनों आपस में दोस्त भी है, तो अब तब्दीली आ रही है एग्रीमेंट में। पहले तो हमने सीन क्या बनाया था कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए से एडवांस लिया, कितने महीने का। अब मिस्टर बी फॉर बड़ा आदमी, बड़े आदमी के लिए 60,000 रुपए वली रखते नहीं, बड़ा आदमी बड़े दिल का मालिक है और बड़े आदमी का ए फॉर अच्छा दोस्त है। उसने बोला यार ए फॉर अच्छा आदमी है, ए फॉर अच्छा दोस्त भी है, तो मैं इसको यार बेचारे को अपनी शॉप दे देता हूँ ताकि ये बेचारा काम शुरू करे कोई। तो बी फॉर बड़े आदमी ने ए फॉर अच्छे आदमी से कहा कि ए अच्छे दोस्त, आजकल आप परेशान हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरी दुकान एक शॉप खाली पड़ी हुई है, बी फॉर में माशाल्लाह बड़ा आदमी, बहुत पैसा है माशाल्लाह, तो आप ये मेरी शॉप पे बिजनेस करें। अच्छा, ए फॉर अच्छा है और वो खुददार है। उसने बोला भाई मैं आपकी शॉप को लूंगा लेकिन मैं आपको किराया दूंगा। उसने बोला ठीक है यार, तुम मेरे अच्छे दोस्तों किराया दे देना, तुम थोड़ा कारोबार शुरू करो, सेट है जो बाद में दे देना। उसने कहा चलो ये ठीक है, बाद में दे दूंगा मैं, तय कर लो कितना लोगे पर मंथ। बोला 10,000 रुपए पर मंथ। कितने हजार रुपए? अभी रेंट दिया और उसने रेंट रिसीव नवंबर की पहली तारीख को दुकान की चाबी दे दी। नवंबर की पहली तारीख को मिस्टर ए ने कारोबार करना, नवंबर भी गुजर गया, दिसंबर भी, कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनी है, ना तो कैश गया ना इसने कैश क्रेडिट किया, कोई एडवांस का तकाजा, लेकिन कमिटमेंट हो चुकी है। कितने हजार रुपए पर मंथ? ए ने बोला मैं खुददार हूं भाई, मैं किसी के फ्री में काम नहीं करूंगा, मैं आपको रेंट दूंगा, आप टाइम दे दे। अब कितने महीने गुजर गए? 2 महीने। ये मैं आपको एक्रूअल का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, और एक्रूअल को बोलते हैं एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है एक काम हो चुका हो, इवेंट हैज बीन अकर्ड, इवेंट हो चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के घर पढ़ाने गया, पूरा महीना पढ़ा दिया, आज 31 तारीख, आज मैंने बोला यार आज तो सैलरी मिलेगी भाई, आज भाई 1 घंटे के बदले मैंने 1.5 घंटा पढ़ा दिया, उन्होंने फीस ही नहीं दी। उसके बाद जाते हुए कहते हैं कि सर वो अपने गए सैलरी आपको जो ना 6 तारीख को या 8 तारीख को देंगे, वो अभी सैलरी नहीं आई है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये बताए क्या उन्होंने मुझे पैसे दे दिए? क्या मुझे पैसे मिल गए? लेकिन ये पैसे मेरे हलाल हो गए, क्योंकि मैंने पूरा महीना, ये पूरा महीना आज खत्म हो गया, इवेंट हैज बीन अकर्ड। अब इसको बोलते हैं एक बंदे का एक्रूड एक्सपेंस, दूसरे बंदे की एक्रूड इनकम। अब सुने, एक्रूड जिसके एंड पे एक्सपेंस है वो लायबिलिटी है, और एक्रूड जिसके एंड पे इनकम है वो एसेट है। कैसे? इधर देखिएगा, एक बंदे का होता है एक्रूड एक्सपेंस और दूसरे बंदे का होता है एक्रूड इनकम। अब ये क्या है, एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम? क्या मैंने पढ़ा दिया पूरा महीना, पैसे मुझे मिल गए? नहीं, लेकिन मेरी इनकम एक्रू हो चुकी है, इवेंट हैज बीन अकर्ड, मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी इनकम एक्रू हो गई है, मुझे मिली, तो मेरे लिए रिसीवेबल है या नहीं? रिसीवेबल की नेचर क्या होती? अच्छा, क्या उन्होंने पूरे महीना मुझसे पढ़ लिया या नहीं? उन्होंने मुझे पैसे दे दिए या नहीं दिए?
ये उनका एक्सपेंस अक्कर्ड हो चुका, उनका एक्सपेंस एक्रूड हो गया है, लेकिन उन्होंने भी पे, तो ये उनकी क्या है, जिसके एंड पे एक्रूड एक्सपेंस है वो लाइबिलिटी है, और जिसके एंड पे एक्रूड इनकम है वो एसेट है। अब नवंबर भी गुजर गया और कितने महीने गुजर गए, 2 महीने बाद भी बीफो तो बड़ा अच्छा आदमी है यार, 2 महीने बाद भी वो तकाजा, उसको तो बोला 6 महीने बाद देना, वो क्या बोले टेंशन, उसने मिस्टर ए को बोलिए आपने घबराना, आप कारोबार करें। अब लेकिन 2 महीने बाद क्या आ गया मिस्टर ए का और मिस्टर बी का भी, अब दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। अब मसला ये है, पैसे ना भी मिले हो इनकम तो है, और पैसे ना भी दिए तो लायबिलिटी तो है। अब एक बंदे का एक्सपेंस और लायबिलिटी, अगर उसने कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाई तो एक्सपेंस ना रिकॉर्ड हुआ, इनकम स्टेटमेंट गलत, लायबिलिटी नहीं रिकॉर्ड हुई, बैलेंस शीट भी गलत, और जिसने अपना रिसीवेबल और इनकम नहीं दिखाया तो उसकी भी बैलेंस शीट भी गलत और इनकम स्टेटमेंट भी। अब ईयर एंड पे दिसंबर की 31 तारीख 2020 सिर्फ एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होगी, पैसे मांग नहीं रहा ना वो पैसे दे रहा है, लेकिन जिसके एंड पे एक्रूड एक्सपेंस है, कितने महीने गुजर गए, कितने महीने का अमाउंट एक्रू हो गया, पर अमाउंट कितना था, 2 महीने में कितना हो गया, किसके एंड पे एक्रू हुआ है, मिस्टर किसके भाई, एक्सपेंस किसका है, इनकम किसकी है, पैसे देने किसको है, रिसीव किसको करने, जिसको रिसीव करने उसका रिसीवेबल यानी एसेट, यानी एसेट, जिसको देने हैं उसकी यानी पेबल। इसका मतलब है ये बोलेगा रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल, एक तरफ ये एक्सपेंस है दूसरी तरफ मेरी ये लाइबिलिटी है, वो बोलेगा रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंट इनकम, एक तरफ ये पैसा मुझे लेना है दूसरी तरफ ये पैसा मेरे लिए, क्या पूरे 60,000 रुपए रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ कितने हजार रुपए, जितना टाइम गुजरा है उतने टाइम का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा और उसको एज अ लायबिलिटी शो करेगा, क्योंकि इसने भी ये प्रीपे एक्रू हुआ है, इवेंट गुजर चुका है, मैंने पेमेंट, बहुत सारे इवेंट हो जाते हैं यार, हम उसकी पेमेंट बाद में करते। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, कुछ टाइम पहले मेरी छोटी बहन की शादी हुई, अब बहुत सारे इवेंट होते हैं, लॉन की बुकिंग है, वो तो हमारी कम्युनिटी का था, चलो उसके पैसे भी नॉर्मली कब देने होते हैं, इवेंट होने के बाद। कैटरिंग का टाइम, खाने का इंतजाम करना था, बिल्कुल पड़ोस वाले घर उनका किचन का काम था, उन्होंने कहा आपने घबराना नहीं है, खाना हमारे यहाँ से बनेगा, पेमेंट की कोई टेंशन साल के बाद देना, ये अल्फाज थे उनके, पड़ोसी का तो ख्याल पड़ोसी रखता ही है। बहरहाल उन्होंने कहा आप साल के बाद देना, अरे उनको दे दी हमने, लेकिन खाने का ऑर्डर सारा उन्होंने उनको दे दिया, रोजाना जो शादी से 2-3 दिन पहले खाना बन के आता है सब वहीं से आ रहा था, बड़े दिन का भी मतलब जो मेन प्रोग्राम था वहाँ वो भी उन्होंने बनाया। उसके बाद आने जाने के लिए वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ मेहमान आते, कुछ वैन वगैरह चाहिए होती है, हाईएस वगैरह, एक स्टूडेंट था उसका ये काम था, उसने कहा सर आप टेंशन नहीं लिए, जितने चक्कर करने होंगे मैं आ जाऊँगा, आ गया वो, उसके बाद वैन थी वो लेके आ गया, बेचारा मुसलसल चक्कर लगाता था, और बाद में तो यानी सारे इवेंट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, पेमेंट हमने शायद किसी को भी, लेकिन बाद में जो पेमेंट इसकी थी वो हमने कर दी। और भी बहुत सारे इवन वो मेहंदी लगवानी होती है, बहुत सारे मेहमान आते, वो पड़ोस में एक लड़की थी वो ब्यूटी पार्लर मेहंदी वाली थी, वो आ गई घर पे, सारी रात घर पे, उसने कहा मैं सबको मेहंदी लगा दूंगी टेंशन। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे ताल्लुकात थे, सारे लोग आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह सारे कर, हर चीज में अल्लाह का शुक्र। देखो टीचिंग लाइफ में बड़े फायदे, आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट हर जगह, इवन छोटी बहन के लिए फर्नीचर लेना था चेयर्स का जो होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट का अपना बहुत अच्छा ये 13D की बात, मैंने अपने घर के अभी सोफे उससे बनवाए माशाल्लाह, बेहतरीन बनवा के दिए, ना मुझे जाना पड़ा ऑर्डर पे बनवाए, खुद उसने घर पे भेज दिए मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, तो सिर्फ मैं गया था पसंद करने, उसके बाद उसने ऑर्डर पे बना के घर भेज दिए, खुद ही स्टूडेंट है। मैंने वही घर वालों को, मैं बिजी था, भाई को बोला बहन को ले जा, बड़ी बहन को भेज दिया कि वो मेरा स्टूडेंट है, नंबर दे दिया, चले जाओ उसके पास। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो टीचिंग फील्ड में जो है ना बड़े काम अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से, क्योंकि आपके लिंक्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो काफी निकल जाते।
चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आसान हो जाती। बहरहाल तो बात ये है कि अब इवेंट हैज बीन अकर्ड, ठीक है ना, यकीन करेंगे उसने बेचारे घर पे सोफे पहुंचा दिए, उसकी भी पेमेंट करनी थी, मैं गया नहीं पेमेंट करने भी। आज के दौर में बड़ी आसानी है, उसने अकाउंट नंबर भेजा, अपना आईसीएमए का स्टूडेंट है, मैंने उसको जो है वो ऑलमोस्ट फाइनलिस्ट था, तो अच्छे खासे पेपर हो गए होंगे और अच्छा माशाल्लाह टैलेंटेड हो उसका। बहुत सारे लोग जॉब नहीं करते, क्वालिफाई होते अपना, हमारे मेमन भाई बैठे हुए माशाल्लाह, ज्यादातर एक बच्चा मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, हुज़ैफा मदनी है, सर्टिफाइड मेमन है माशाल्लाह, बहुत बड़ा उसका बिजनेस है, मेरा स्टूडेंट है यहाँ का, क्वालिफाइड है माशाल्लाह। अभी जो कन्वोकेशन हुई है आखिरी जो गवर्नर हाउस में, उसमें उसको वो मिली है जो मिलती है डिग्री। तो बहरहाल वो माशाल्लाह कभी उसने जॉब नहीं की, अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है माशाल्लाह, बहुत बड़े बिजनेस है उनके। तो बात ये है कि बहुत सारे लोग आईसीएमए क्वालिफाई करते, आईसीएमए के स्टूडेंट बनते, क्वालिफाई करते, लेकिन वो अपनी खुद का बिजनेस कर रहे होते, ठीक है ना। तो बहरहाल इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पास एक्रूड का कॉन्सेप्ट है। एक्रूड में ये होता है इनिशियली कोई एंट्री, भाई ना तो आपने पैसे दिए ना तो आपने पैसे, वो कब कर दिए जब पेमेंट, भाई दो तरीके होते हैं, पहले से पे करना बाद में पे करना, प्री पेमेंट पोस्ट पेमेंट। मोबाइल के हम लोग तो चलो ये प्री पेड पे चलते हैं, बहुत सारे बड़े लोग होते हैं उनके मोबाइल कार्ड क्या होते हैं, पोस्ट पेड होते हैं, ज्यादातर कंपनीज में होते हैं, वो कॉल्स करते रहते हैं, आखिर में बिल आता है, इवेंट हैज बीन अकर्ड, पूरे महीने आपने कॉल्स, अब वो आपका एक्रूड एक्सपेंस। मैं आपको अपनी मिसाल दूं यार, मेरे ये मैं सुबह गया था आज, वो मिला नहीं बंदा मुझे, आप इतनी वो आरिफ भाई दुकान पे चीका की दुकान पे बिल लेता है, तो सुबह वहां से होता हुआ आया हूँ। टुडे इज 10 दिसंबर, ये मेरे कल का बिजली का बिल है। ये क्या दिसंबर का बिजली का बिल, नवंबर का, क्या बिजली मैंने इस्तेमाल कर ली है, क्या मैंने केई को पे किया है, नहीं पे किया, अब ये मुझे पे करना है, अभी भेजूंगा आरिफ भाई को, आज ही मुझे पता चला कि एक क्लास नहीं है। तो बहरहाल अब ये बिल जो है ना मुझे देना है, इवेंट हैज बीन अकर्ड, मैंने बिजली हासिल कर ली, मैंने पूरे महीने घर की लाइटें जलाई, एसी चलाया, जो भी चलाया मैंने, तो उससे बेनिफिट, लेकिन मैंने अब तक केई को पे, ये मेरा एक्रूड एक्सपेंस है, हाजा एक्रूड एक्सपेंस, ये केई का एक्रूड इनकम, उसका रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, मेरा एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट, ये मेरा एक्रूड एक्सपेंस है, उनकी एक्रूड इनकम है। इज दैट क्लियर? तो भाई कहने का मकसद ये है कि प्रीपेड में पहले से पे होता है, कुछ लोग प्री पेमेंट को इनिशियली एसिड रिकॉर्ड करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड को इनिशियली एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, ईयर एंड पे एडजस्टमेंट करने के बाद वो एक्सपेंस और इनकम एडजस्ट हो जाती है। इसी तरह रिसीव करने वाला, अब जो प्रीपेड इनिशियली रिसीव करता है, कुछ लोग उसको इनिशियली लायबिलिटी मानते, कुछ लोग उसको इनिशियली इनकम मानते, लेकिन ईयर एंड पे एडजस्टमेंट के बाद दोनों चीजें एडजस्ट हो जाती है। लेकिन जो एक्रूड का कॉन्सेप्ट है उसमें इनिशियली कोई एंट्री, ना कैश गया ना कैश हवा में कोई एंट्री नहीं बनती, और ये 2 महीने बाद भी क्यों बनानी पड़ गई है, सिर्फ ईयर एंड की वजह से, सिर्फ अगर ये नहीं बनाएंगे ना मेरे भाई, वो 2 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं होगा, प्रॉफिट गलत, बैलेंस शीट भी गलत, 2 महीने की लायबिलिटी हो चुकी है वो भी नजर नहीं आएगी, और सामने वाले के लिए 2 महीने का रिसीवेबल बन चुका है, 2 महीने की इनकम हलाल हो चुकी है, ना मिले वो मतलब थोड़ी है, अकाउंटिंग कैश पे थोड़ी चलती है, अकाउंटिंग तो किस पे चलती है, अप्रूवल पे, पैसे मिले हो ना मिले हो इनकम मान ली जाती है, पैसे दिए हो ना दिए हो एक्सपेंस मान लिया जाता है, मैंने केई को दिया नहीं है लेकिन मान लो मेरा एक्सपेंस है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको, ऑल्सो नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल पढ़ाया था मैंने, और मैंने मिसाल भी दी थी कि जिस महीने मैंने फायदा लिया ना उस महीने से मैच करके रिकॉर्ड करते हैं, ये 2 महीने में फायदा लिया है, दुकान पे बिजनेस कौन कौन से महीने कर चुका है, ये इन 2 महीने का एक्सपेंस मान रहा है, मैच करके, मैचिंग प्रिंसिपल, ऑल्सो नोन एज एक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, जब मैंने वो प्रिंसिपल वाला चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, ठीक है, बड़े लोगों की बात हुई, आप एब्सेंट थे, राइट, तो याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन। तो ये हमने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया रिगार्डिंग आज का जो हमारा लेक्चर है, उसमें देखिएगा हमने सबसे पहले, एक तो मैं आज जब आपको फाइल शेयर करूंगा तो इसमें आखिर में ये वाली स्लाइड भी होगी, देखें
पहले पेज पे तो आपका, बल्कि ये वाला होना चाहिए, इधर देखिएगा स्लाइड में आपको सुन ले, पहले पेज पे तो ये नजर आएगा प्रीपेड का कॉन्सेप्ट, और प्रीपेड का कॉन्सेप्ट उस बंदे के व्यू से जो पे कर रहा है, मिस्टर ए, दोनों ट्रीटमेंट। फिर ये प्रीपेड का कॉन्सेप्ट उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू जो रिसीव, दोनों तरीकों से। फिर एक्रूअल का कॉन्सेप्ट, एक्रूअल एक्रूड एक ही बात है, और एक्रूअल का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली उस बंदे के हिसाब से कि जिसने अब तक पे नहीं किया, और उस बंदे के हिसाब से जिसने अब तक रिसीव, और फिर आखिर में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट दिए। इसी कॉन्सेप्ट पे कल हम इंशाल्लाह सॉसी भी बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इंशाल्लाह SOFP भी बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कल हम इंशाल्लाह सेक्शन सी की फिजाओं में इंशाल्लाह दाखिल हो जाएंगे और अपने आखिरी पार्ट की तरफ, और देखते ही देखते इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे हमारा सिलेबस अब किस तरीके से आगे बढ़ेगा। एक बार बताऊं, शायद आपको ऐसा लगे कि सर वो तो 40% है सिलेबस का, सेक्शन सी में लिखा हुआ है, लेकिन वो 40% सिर्फ देखने की हद तक है, क्योंकि उसमें जो एडजस्टमेंट है वो सारी हम ऑलरेडी। अब वो एक ही चीज बैक टू बैक में आपको पढ़ाऊंगा, सोल ट्रेडर के अकाउंट, कंपनी के अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग के अकाउंट, सिंगल एंट्री के अकाउंट, नॉन प्रॉफिट के अकाउंट, रेशो और कैश फ्लो। तो इंशाल्लाह हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे।